भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पदाधिकारियों एवं समर्थक साथियों को नमो बुद्धाय, जय सोहेल देव, जय भीम, जय भारत। सितम भी सहना दुआ भी देना, सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेबसी का जमाना। अगर हो जरूरत गिरा दे बिजली, बना दिया हूं नया आशियाना। आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल, भी शामिल हो गई हैं। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा को बड़ी ताकत मिली है। साथियों, आज जहां पूरा देश कोरोना महामारी के कहर से त्राहि त्राहि कर रहा है, गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की हालत दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। लोग भूख और प्यास से रास्ते और ट्रेनों में तड़प कर मर रहे हैं। इस परिस्थिति में केंद्र सरकार कार्यकाल 1 वर्ष पूरा होने पर जश्न मना रही है। इस भयावह स्थिति में सरकार की संवेदनहीनता सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाती है। बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, झूठ के सहारे सहानुभूति बटोर कर आम जन को बेवकूफ बनाकर अपना ही साधने में विश्वास रखती है। बीजेपी का आईटी सेल झूठ को सच साबित करने में माहिर है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के कुछ साथी पैसा और टीआरपी के चक्कर में भाजपा के दलाल बन बैठे। हम ऐसे साथियों से कहूंगा कि आप मानवता सीखिए। सब कुछ पैसा नहीं होता है, इंसानियत भी सीखिए, उसको भी दिखाइए। भागलपुर स्टेशन पर मां मरी है, 1.5 साल का बच्चा अपनी मां की चादर को लेकर खेल रहा है और वो सोच रहा है कि मेरी मां जिंदा है। ट्रेन में सरकार की लापरवाही की वजह से अब तक 80 लोग भूख और प्यास से मर गए। ऐसी स्थिति में सरकार जश्न मना रही है 1 साल का। अब इनके 1 साल के कार्यकाल की हम जो इनकी वाहवाही है, जो इनकी उपलब्धि है, पहले हम इनकी उपलब्धि ही गिना दें आपको। एक साथी हैं साकेत गोखले, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से आरबीआई से 50 टॉप डिफॉल्टर, 50 बड़े उद्योगपतियों की सूची मांगी। तब खुलासा हुआ हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी, जो पहले से फरार है, बाबा रामदेव, चंदन के तस्कर, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के बेटे जय शाह सहित 50 लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिसमें 68,607 करोड़ कर्ज माफ किया गया। ये भारतीय झूठ पार्टी की केंद्र ने 1 साल के अंदर पूरे देश के उच्च पदों पर गुजरातियों का कब्जा। जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। केंद्र सरकार, भारतीय झूठ पार्टी केंद्र सरकार ने 1 साल के अंदर पूरे देश के उच्च पदों पर गुजरातियों का कब्जा। आरबीआई का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट क्षेत्र में अंबानी गुजराती, अडानी गुजराती, ललित मोदी गुजराती, नीरव मोदी गुजराती,
मेहुल भाई गुजराती इत्यादि गुजराती मिलकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके देश का खजाना लूट रहे हैं। सरकारी बड़े बड़े ठेके पट्टों पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। गरीब श्रमिक मजदूर भूख और प्यास से मर रहा है और ये सरकार चुपचाप मार करके बैठी है, सोच रही है कि जश्न में डूबी है। अब हम आपको ले चलते हैं कोरोना महामारी, इनकी उपलब्धि देखिए। कोरोना महामारी पर हम देश के प्रधानमंत्री जी का आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जरा देखिए ध्यान से आप लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कोरोना महामारी पर उनका बयान है, आप भी सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। 18 दिन में जीता गया था। ध्यान से सुनिए। 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। सुन लिया है आपने, 21 दिन में जीत लिया जाए। एक फिल्म हमने देखा था, उसमें एक वकील जज से बहस कर रहा था कि गरीब को क्या मिलती है, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, गरीब को मिलती है सिर्फ तारीख। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री कोरोना में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये बढ़ाते जा रहे हैं। समय रहते केंद्र सरकार ने यह विचार नहीं किया, जब 30 जनवरी केरल में चीन के वुहान से आया हुआ एक लड़का चीन में पढ़ता था, काम करता था, वो जब केरल में मिला तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, गरीबों की अगर चिंता होती, मजदूरों की चिंता होती, श्रमिकों की चिंता होती, तो आप 20 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं पूरे देश में, आप उसी समय देश का भला चाहते थे, गरीब कमजोर लोगों का भला चाहते थे, देश को आगे ले जाने की सोच अगर आपकी थी, तो आपको फरवरी के पहले सप्ताह में ही 20 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील कर देना चाहिए, या एक हफ्ते का टाइम दे देते कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो लोग एक हफ्ते के अंदर बाहर अपने चले जाएं, और अपने देश में लोगों को बताते कि हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप लोग अपने अपने गांव जाना चाहते हो तो चले जाओ, जो अपने अपने प्रदेशों से चलकर दूसरे प्रदेशों में आके रोजी रोटी की तलाश में काम करते हैं, ये लोग अपने गांव जाना चाहते हैं तो इनको 10 दिन का टाइम दे करके बता दिए होते तो ये लोग अपने अपने घर चले आए होते और 20 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील कर देते। जिस तरह पूरे देश को आपने लॉकडाउन में झोंका, उसी तरह मात्र 20 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लॉकडाउन में आपने झोंक दिया होता तो आज भारत में कोरोना महामारी का संकट इतना नहीं होता। इसके जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। ये तो लगे थे अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय, उनके स्वागत में गुजरात के अहमदाबाद में उनका कार्यक्रम लगा लिए, नमस्ते ट्रम्प, लाखों मजदूर श्रमिकों को ला करके उनको दिखाने लगे कि ये मेरे हमदर्द लोग हैं, आप देख लो। मैं केंद्र सरकार उड्डयन मंत्रालय से पूछना चाहता हूं, क्या
डोनाल्ड ट्रंप के साथ आने वाले हजारों लोगों का आपने स्क्रीनिंग किया? क्या उनकी जांच किया? ये जो डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका में चरम सीमा पर कोरोना फैल गया था, वो जितने लोग आए कोरोना ला करके देश में फैलाए। और तो और 15 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक 78 लाख लोग भारत में एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से आए, जिसका खुलासा आईटीआई के माध्यम से उड्डयन मंत्रालय ने किया है। अब 78 लाख लोग आए और उड्डयन मंत्रालय कह रहा है कि हमने मात्र 26 लाख लगभग लोगों की स्क्रीनिंग किया। लगभग 62 लाख लोग कहां गए? ये पूरे भारत में घूम घूम करके कोरोना महामारी को फैला रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? मुसलमान। बदनाम कौन हो रहा है? प्रवासी मजदूर। बाहर प्रधानमंत्री, बाहर मुख्यमंत्री। मैं तो कहता हूं कि जब चुनाव आता है तो आप इनको हिंदू कहते हो, और जब ये भारत के लोगों को आप प्रवासी बता रहे हो, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया प्रवासी हैं क्या? क्या इसका जवाब आप दे सकते हो? क्या गुजरात के रहने वाले गृह मंत्री आज 6 साल से दिल्ली में डेरा डाले हैं? प्रधानमंत्री 6 साल से डेरा डाले हैं, क्या ये प्रवासी हैं क्या? ये हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, ये भारतीय हैं। ये भारत के लोग अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करने गए हैं। इनको प्रवासी कहना बंद करो, भारतीय मजदूर कहने की सोच पैदा करो। चुनाव आएगा, अब भाषा दूसरी होगी। चुनाव जब चला जाएगा तो भाषा आपकी दूसरी हो जाएगी। इस नाते जो आपके 62 लाख लोग घूम घूम के कोरोना फैला रहे हैं, उनका जिगर ना तो केंद्र सरकार, ना उड्डयन मंत्रालय, ना मोदी भक्त मीडिया के साथी जो कुछ ऐसे एंकर हैं जो टीवी पर बैठ करके सिर्फ बयान देते हैं। हिंदू मुसलमान, जब कोरोना को रोकने की बात होनी थी, तब ये डिबेट पे बैठ करके खाली जिहाद जिहाद चिल्ला रहे थे। चिल्लाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये सोच लो कि जो देश में आज कोरोना फैला है, दुनिया माने या ना माने, कहे ना कहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आपकी नाकामी की वजह से ये कोरोना फैला है। आप जो जितना झूठ बोलते हैं, आपके झूठ का भी मेरे पास सबूत है। आप देखिए आप लोग कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, उसका भी सबूत आप देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना बढ़िया झूठ बोलते हैं। ये बीजेपी झूठ पार्टी है, ये कितना बढ़िया झूठ बोलती है, इसका खुलासा देखिए। हम आपको प्रधानमंत्री का झूठ बोलने का जरा देख लीजिए तजुर्बा इनका। पूछते मोदी को कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक बाइट हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाएगी।
सुन लिया आपने। उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम अब साथियों, हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि गरीबों की कमाई का पैसा 68,407 करोड़ रुपया आपने 50 डिफाल्टर उद्योगपतियों का माफ क्यों कर दिया? वो भाषण भूल गया जो अभी मैंने आपको सुनाया है? जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कुछ हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के अंधभक्त हैं बेचारे। देश बर्बाद हो जाए, देश डूब जाए, गर्त में चला जाए, लेकिन ये आस लगाए हुए हैं कि भाजपा, भारतीय झूठ पार्टी ये बैल दूध एक दिन जरूर देगा। ये भारतीय झूठ पार्टी ये बैल एक दिन दूध जरूर देगा, ये आस लगा करके लोटा लेके बैठे हैं लोग। बाहर देश के प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपको इनके बहुत दाहिने हाथ कह लीजिए या इनके गृह मंत्री जी का भाषण आप सुन लीजिए। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं गृह मंत्री जी। इनका भी सुन लीजिए, तब हम अपनी बात कहते हैं। झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज आपको यहाँ पर बुलाया है कि एक सरकार देश में ऐसी चल रही है जो केवल झूठ और झूठ के आधार पर चल रही है। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज आपको यहाँ पर बुलाया है कि एक सरकार देश में ऐसी चल रही है जो केवल झूठ और झूठ के आधार पर चल रही है। सुन लिया आपने, पर्दाफाश करने के लिए अब सुन लिया प्रधान गृह मंत्री जी का भी आपने सुन लिया। अब हम सुना रहे हैं फिर आपको। देखिए, फिर मैं प्रधानमंत्री जी के पैकेज पर 1 साल के इनके जो कार्यकाल की कल जो है जश्न मनाए हैं, अब इनके कार्यकाल पे देखिए जश्न, इनका पैकेज आया हुआ है। इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपया पैकेज दिया है। अब इन्होंने पैकेज पे जरा सुनिए आप लोग ध्यान से कि पैकेज पे इनका क्या बयान है। देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, जरा इनका आप लोग ध्यान से सुनिए। हम आपको सुना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के जो घोषणा किए हैं 20 लाख करोड़ पैकेज। नेटवर्क नहीं है, हाँ? देश में आपदा से निपटने के लिए इन्होंने जो पैकेज की घोषणा किया है, ये चुनाव के पहले 2014 के पहले ये क्या कहते थे, जरा देख लीजिए। आप सुनिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। किसानों के आंसू पोंछने के नाटक किए और हर संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। सुन लिया आप लोगों ने ना, सुन लिया कि अब पैक करके भेजने का टाइम आ गया है। भाजपा की विदाई पैक करके भेजने की टाइम आ गई है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पैकेज अब पैक करके भेजने का टाइम। कितनी बार किसानों के आंसू पोंछने के नाटक किए और हर संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना
अब आप लोगों ने सुना कितनी बार अब आप लोगों ने सुना कि जो पैकेज की घोषणा होती है क्या गरीबों को मिलता है। ये भाषण देश के प्रधानमंत्री जी का 2014 के पहले का है। अभी इन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया है। अब मैं पूछता हूं देश के गरीबों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, किसानों से, आपको कुछ मिला? जो बात कल प्रधानमंत्री जी बोल के आए सत्ता पर, मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी की ही बात पर ये पूछ रहा हूं कि क्या गरीबों को कुछ मिला? सिर्फ ड्रामेबाजी कर करके, समाज को गुमराह करके, सिर्फ वोट लेने के नाम पर ये जुमला सुनाते रहते हैं। अब हम आपको इनके 1 साल के कारनामे की आपको बात बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इनकी सरकार आई, चलती चलाई ट्रेन को कांग्रेस ने इनको थमा दिया, बंद नहीं थी। और ये अपना धीरे धीरे 5 साल तो चलाए। अब इस 1 साल के अंदर जिसकी वाहवाही के लिए जश्न मना रहे थे, महामारी कोरोना में 40 दिन ट्रेन का पहिया रुक गया। जब 40 दिन ट्रेन का पहिया रुक गया, जब इनको ट्रेन चलाने की बात आई, तो जिस तरह 6 साल से सरकार भटक गई है, देश के विकास के मुद्दे पे, नौजवानों को रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार भटक गई है, उसका ध्यान इधर नहीं है। उसी तरह 40 दिन के बाद जब ये खुद ट्रेन चलाने के लिए तैयार हुए तो ट्रेन भटक गई। अब बंबई से ट्रेन चलती है गोरखपुर, मुख्यमंत्री जी के जिले में आती है, अब वो निकल जाती है उड़ीसा। मुख्य बीटी से ट्रेन चलती है, बस्ती आने के लिए वो चली जाती है गाजियाबाद। 40 ट्रेन भटक गई। ये देश चला ही नहीं पा रहे हैं, ये देश चला ही नहीं पा रहे हैं, तो यह ट्रेन चलाने का एक तजुर्बा इन्होंने दिखा दिया कि 40 ट्रेनें जो है रूट भटक गई। 2 दिन का जो सफर ट्रेन का, 6-6 दिन, 5-5 दिन, 8-8 दिन ट्रेन में। रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी का बयान आता है कि ट्रेन में हम खाना दे रहे हैं, ट्रेन में हम पानी दे रहे हैं। 80 लोग भूख और प्यास से ट्रेन में मर गए। रेल मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। ये जो 80 जो आपके आरपीएफ के लोगों ने बताया है, ये 80 लोगों को आप अपने मंत्रालय से 50-50 लाख रुपया और रेलवे में उस परिवार को 1-1 नौकरी देने का काम करो, नहीं तो इस्तीफा दे दो कि हम रेल मंत्रालय नहीं चला सकते। झूठ बोलने का ठेका आप भी लिए हो। तमाम यात्री आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो पानी मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है। अगर कहीं ट्रेन रुक गई गांव में, गांव के आसपास, तो गांव के लोग पानी अगर पिलाने जा रहे हैं, कोई बेचारा ठेले से केला और सेव ले जाके दे रहा है, तो बाहरी प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार उनके ऊपर आप मुकदमा लिख दे रहे हो। मुकदमा लिख दे रहे हो कि उनको कोई दे ना मरने दे। ये आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो भूख प्यास से पीड़ित लोगों की दशा दुर्दशा को देख करके मानवीय दृष्टि से उसकी मदद करते हैं। लेकिन आप, जब आप ट्रेन नहीं चला, देश नहीं चला पा रहे हो, तो ट्रेन क्या चलाओगे? जब ट्रेन नहीं चला पा रहे हो तो देश क्या चलाओगे? अब आप देखो, ट्रेन का भाषण बहुत बड़ा बढ़िया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था। हम तो समझते हैं कि शायद अगर बुलेट ट्रेन चली होती तो जो बीटी से ट्रेन गोरखपुर आनी थी वो उड़ीसा चली गई,
तो बीटी से सीधे वो जापान चली गई होती। बाहर प्रधानमंत्री जी, अब प्रधानमंत्री जी का हम सुनाते हैं भाषण, आप लोग सोचते होंगे हाँ, अब देखिए इनका ध्यान रेलवे की तरफ आ रहा है। तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। भाइयों बहनों, सोच का सवाल है, विचार कोई करे, समय लगाए, देखें। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने रेल पर। अगर बुलेट ट्रेन होती, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये चालू हो गई होती तो बीटी से वो गोरखपुर न आके वो सीधे जापान जाती गोरखपुर से बस्ती न आकर के वो सीधे निकल जाती नेपाल। बाहर देश के प्रधानमंत्री जी, आज सड़क पर पैदल मजदूर, उसके पांव में छाले, बच्चे पैदल चलते चलते रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, परेशान हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? लोग अपने से अपना किराया लगा करके जब ट्रकों से आ रहे हैं, उनको आने नहीं दे रहे हो। जानते हो क्यों नहीं आने दे रहे हैं? इनका उद्योगपतियों से समझौता है। यही मजदूर सुई से लेके जहाज बनाता है। ये जानते हैं ये केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग कि ये मजदूर अगर अपने घरों को चला जाएगा तो उद्योगपति खाने बगैर मरने लगेगा, स्टील फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। इस नाते ये ट्रेन नहीं चला रहे, इस नाते ये बस नहीं चला रहे, इस नाते ये गरीबों को उनके घर नहीं पहुंचा रहे। इस नाते साथियों दर्द है, ये केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार गरीबों के साथ मजाक फानी। आज पूरे देश की बात मैं करता हूं, लाखों लोगों को लाठी डंडे से पीटा गया, ये सरकार ने पिटवाया। सरकार के इशारे पर मारा गया, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, कोई पुलिस की मार से मर गया। ये पुलिस का दोष नहीं, ये सरकार का दोष है, केंद्र और प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। 40 दिन तक लगातार जब यही पुलिस विभाग मेहनत करके, स्वास्थ्य विभाग और सभी विभाग के लोगों ने मेहनत करके जब कोरोना को, आपकी नालायकियत को छुपाने के लिए बड़ी मेहनत किया, जब मेहनत किया उस समय लगभग 40,000 कोरोना पेशेंट थे। और आपने कोरोना फैलाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी, आपका भाषण मेरे पास है, मैं पिछले फेसबुक लाइव में सुनाया था कि शराब पे आपने क्या भाषण दिया था। और आपने पूरे देश में शराब का ठेका खोल करके कोरोना को पांव फैलाने का मौका दे दिया। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात आप करते हो, ये पता नहीं कहां से शब्द चुन के ले आते हो महाराज आप। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। जो मैंने पढ़ा हूं विद्यालय में, हो सकता है हमसे ज्यादा आपको पढ़ाया गया हो, कोई इंग्लैंड का मास्टर पढ़ाया हो या अमेरिका का पढ़ाया हो। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो आप तो सामाजिक दूरी बना दिए, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दिए, जो भाईचारा था उसको आपने तोड़ दिया। यही 1 साल की आपकी उपलब्धि है, जो हमारे आपके बीच में नफरत की खाई को पैदा कर दिया, ये आपकी उपलब्धि है। बाहरी प्रधानमंत्री जी और बाहरी मुख्यमंत्री जी, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, करो भाई। हम तो आपके कामों की सराहना करते हैं कि कम से कम कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ तो आप लोग कर रहे हो। लेकिन इतना जरूर सोच लेना कि ये समय अब आ गया है। अब आपको वो समझाने की जरूरत है जो आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे थे। जब मैं सत्ता में था तो इसी बात को मैं आपको समझा रहा था
लेकिन आप को लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता में रह करके ये गलत बोलता है। सत्ता में रह करके उन गरीब, कमजोर, पिछड़े, मजदूर, मजलूम लोगों को 3 महीने के लिए CCC की ट्रेनिंग लड़ करके मुख्यमंत्री से पास कराया, जो आज हजारों बच्चे CCC की ट्रेनिंग बिना पैसे में कर रहे हैं। जब मैं मिनिस्टर था, O लेवल कंप्यूटर सालों साल में सैकड़ों बच्चे पास नहीं होते थे, उसमें ऑनलाइन सिस्टम ला करके ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने संस्थाओं का चयन कराया और 1 साल में 46,000 के ऊपर हम लोगों ने O लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग बच्चों को स्कूल चला करके, ट्रेनिंग सेंटर चलवा करके हम लोगों ने देने का काम किया। और सबसे बढ़िया, मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे थे। मंत्रालय जो मंत्री लोग थे वो मजाक समझ रहे थे। 5 साल के लगभग बच्चे जो मूक बहिर हैं, जो बोल नहीं सकते थे, उनके इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए सरकार 10,000 रुपया देती थी। लेकिन मैं सरकार में रह करके, लड़ करके उस 10,000 रुपए को 6.5 लाख रुपया किया। 3.5 लाख रुपए की किट आती है, उस बच्चे का ऑपरेशन हो जाता है, बच्चा बोलने लगता है। 6.5 लाख रुपया सैंक्शन कराया प्रति बच्चे का, और 177 बच्चों का मैं पहली बार ऑपरेशन करवाया। हमारे विभाग के लोगों ने लपट करके, मेहनत करके 177 बच्चे जो नहीं बोल पा रहे थे वो बोलने लगे, और दूसरे साल 266 बच्चों का ऑपरेशन विभाग के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के कराया। 266 बच्चे बोलने लगे। ये काम है समाज का। हम लोगों ने वो काम किया। बार बार मैं मुख्यमंत्री को इशारा करता रहा, मैं उनसे कहता रहा, मिलता रहा कि थाने पर भ्रष्टाचार चरम पे हो गया है। सपा बसपा गवर्नमेंट में 500,000 रुपया देने पर काम हो जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में, हम भी मिनिस्टर है, जब मैं सरकार में था मैं कहता था कि 5,000 से 10,000 बोली हो गई है, इसको आप सुधारो। आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो निचले तबके के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। इस नाते साथियों, मैं आपसे सरकार में रह करके इस बात को मुख्यमंत्री से बताया। लेकिन आज क्या है, आज उठा के देखो, जब थाने पर कोई जाता है, बात कोई करता है, तो दरोगा जी 10,000 के नीचे बात तो नहीं है कर रहे हैं। कोई फोन कर रहा है कि हमारे यहां घटना हो गई है, तो उसी को डांट रहे हैं। यह है सरकार। मुख्यमंत्री के बस का उत्तर प्रदेश नहीं है। पूरे मुख्यमंत्री को यह ब्यूरोक्रेट घेर लिया है। उनके इशारे पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप शुद्ध रूप से, अब समय आ गया है, अब अपने स्वेच्छा से आपको इस्तीफा देकर के चले जाना चाहिए, क्योंकि अब मंदिर खुलने वाला है। सुने, अब मंदिर का दरवाजा खुलने वाला है, आप चले जाइए। और हम देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार रेल मंत्रालय से कहूंगा कि आप अगर धार्मिक स्थल खोल रहे हो तो ट्रेन भी चला दो। आज भी करोड़ों मजदूर श्रमिक बाहर फंसे हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो बेचारे चले हमें, नहीं तो वो आपके कोरोना महामारी से तो कम मरेंगे, लेकिन भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। इस नाते सत्ता में रह के बार बार मैं आपको आगाह करता था। सत्ता से हटने के बाद भी मैंने देखा, सदन के अंदर भी बोला, सदन के बाहर भी बोला। आज पुलिस विभाग क्यों अत्याचार कर रहा है? मैंने मुख्यमंत्री से जब मैं कह रहा था तो उनको मजाक लग रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी थाने में एक भी साइकिल नहीं है। सभी सिपाही, हल्के के दरोगा मोटरसाइकिल से चलते हैं, और सरकार इनको साइकिल अलाउंस देती है 200 रुपया। बारे सरकार, एक दिन में 100 रुपया खर्चा, 2 दिन में 200 खत्म। अब 28 दिन का क्या करेगा सिपाही? अब वो जाता है गांव में, कोई दरखास्त देता है तो पकड़ता है, तो कहता है देखो भाई गाड़ी में तेल नहीं है, सरकार 200 दे रही है, 500 तुम दो, तो तेल का पैसा वहां ले रही है। अरे कम से कम मुख्यमंत्री जी,
आपके निगाह उठाओ, हर थाने पर मोटरसाइकिल है, 3,000 रुपया महीना। आप उनको जो साइकिल भत्ता देते हो उसको अब हटाओ और मोटरसाइकिल अलाउंस या मोटरसाइकिल भत्ता के नाम पर 3,000 रुपया महीना उनको दो, ताकि गरीब कमजोर जो सताए जा रहे हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो सके। और आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, आप सब लोगों ने मिलकर जो इस कोरोना महामारी में सारे लोग घर के अंदर कोरोना की डर से सारे लोग घर में छुपे हैं, और ये पुलिस विभाग सड़क पर है, स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में जूझ रहा है, और आप बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी पैसा जुटाने में लगी है। पैसा जुटाने में विधायक निधि लिया, सांसद निधि लिया, उसके बाद अब महंगाई भत्ता लिया, ठीक किया। लेकिन जो सिपाही जो दरोगा आपके आदेश पर सड़क पर उस कोरोना जैसी महामारी में तेरे आदेश का पालन कर रहा है, आपने उसकी तनख्वाह काट दिया। आप उससे 12 घंटा 18 घंटा 16 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ले रहे हो और तनख्वाह दोगे 8 घंटे का। घबराओ नहीं, जिस दिन सरकार बन गई हमारी उसी दिन ये जय घंटा ड्यूटी करेंगे, तय घंटा का पैसा ओम प्रकाश राजभर दिलाने का काम करेगा। और आप ड्यूटी लोगे और ड्यूटी लेने के बाद तनख्वाह देने की बात है, तनख्वाह काट ले रहे हो, उनका भत्ता काट ले रहे हो। वो जो अस्पताल में डॉक्टर बेचारा जूझ रहा है, कई डॉक्टर मर गए, कई दरोगा सिपाही मर गए, आज कई अस्पतालों में जूझ रहे हैं, और आपको कहा है, आप तो अपने बंगले में मजा ले रहे हैं। उनके ऊपर जरा ध्यान दो। इस नाते मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं सड़क पर गांव में घूमता हूं, मैं जानता हूं, इस नाते देश के प्रधानमंत्री जी जो जश्न मना रहे हो, तेरे एक मंत्री है वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, इनका बयान मैंने सुना। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्होंने बोला कि 71,738 मैट्रिक टन दाल हमने बंटवा दिया। हम तो कम से कम नहीं कुछ तो 250 कोटेदारों के यहां मैं संपर्क में था, मैं खुद गया, पूछा भी, और ये दाल निर्मला जी के घर चली गई लगता है। किसी कोटे पर दाल नहीं बिकी, नहीं मिली। हाँ मिला क्या, चावल मिल गया आपका। जो 5 किलो चावल आपने पर यूनिट देने की बात किया था, वो 4 किलो 3.5 किलो कोटेदारों ने दिया है, इसको तो हम मानते हैं। और आप जो दिए भी, अब चना बांट रहे हैं तो उसमें आधा कंकड़ मिला दिया है। बारे वित्त मंत्री जी, अगर कंकड़ की कमी हो तो हम श्रमिकों को बताओ, हम लोग चले जाए पहाड़ से लाद के ला दे दें, अपने बोरा में कपार पे लाके दे सकते हैं। इतना बड़ा अन्याय। और आपके तो बयान से तो मुझे अतिशयोक्ति लगती है। जब प्याज का दाम बढ़ा तो आपने ये कह दिया कि हम तो प्याज खाती ही नहीं, तो हम प्याज का दाम क्या जाने। आप तो गरीब हो नहीं, तो गरीबों का दर्द क्या जानोगी। आपको तो बना बनाया आता होगा, वहां मेस में बन के आता होगा, आपको क्या पता है। उस गरीब से पूछो जिसके पास शाम को भोजन नहीं है, उससे पूछो, तब ना समझ में आया। खाली बयान हुआ दे देना, लिख को आपको मिल जाएगा। हाँ एक चीज मुझे आया, एक बात मेरे समझ में आया वित्त मंत्री जी, कि राहुल गांधी जी ने गरीबों के दुख दर्द सुनने के लिए चले गए तो आपको हिंदी बोलने आ गया। ये चीज मैंने पाया कि राहुल गांधी क्या गरीबों से मिल लिए कि आपकी जबान हिंदी बोलने लगी। ये चीज मैंने आपसे पाया। और आपके राज्य में योगी जी, आपके राज्य में पिछड़े समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म जातीय अत्याचार हो रहा है।
इसको आप रोको। मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हो। जब जुल्म जाती होता है तब तेरी जबान बंद हो जाती है, वोट दिलाना होता है तो तेरी जबान खुलती है। थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, भगा दिया जा रहा है, दरोगा गाली दे दे रहा है, और आप झंडा लेके घूम रहे हो। घबराओ नहीं। जो गरीब पैदल चलते चलते उसका चप्पल टूट गया है, जूता टूट गया है, उस चप्पल और जूते को अपने गांव में व्यवस्थित करके रखा है। लगभग 1.5 साल के बाद चुनाव आएगा, वो वापस करेगा, तुझे घबराओ नहीं, वो वापस करेगा। इत्मीनान से उसको धो के रख रहा है, तैयारी हो रही है। नहीं तो जबान दिया है भगवान ने बोलने के लिए, बोलो। ये उम्मीद मत लगाओ कि बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी जो बैल है, उम्मीद लगाए हो कि ये दूध देगा, तो बैल कभी दूध नहीं देगा। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी, ये शुद्ध रूप से उद्योगपतियों पूंजीपतियों की पार्टी है। हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप देखो मनरेगा, कल तक देश के प्रधानमंत्री जब नहीं थे तो ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते थे कि ये गड्ढा खोदवाते हैं, और आज आप क्या कर रहे हो? आप प्रधान जी का गन्ना के खेत में गुड़ाई करवा रहे हो। आप मनरेगा के नाम पर प्रधान जी के गन्ने के खेत में मनरेगा के मजदूर उनके गन्ने की खेत की निकाई कर रहे हैं। और तो और कई ऐसे जगह से रिपोर्ट आ रही है कि मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं, श्रमिकों को काम नहीं, रात को जेसीबी से काम करा दिया गया। और मनरेगा में उन लोगों का नाम है जिनके पास स्कॉर्पियो है, जिनके पास बुलेट है, जिनके पास 10 बीघा जमीन है, जिनके पास मकान है। ऐसे लोगों का नाम मनरेगा जॉब कार्ड की सूची में है। और मैं एक सुझाव हमारा है सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को कि बैंक में खाता खुलवाने पर खाते में पूरा अमाउंट चढ़ाया जाता है। उसी तरह आपने अगर जॉब कार्ड बनाया है तो जॉब कार्ड पर जितने दिन मजदूर काम करता है उतनी हाजिरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो 100 दिन का काम दिया, कांग्रेस ने तो 100 दिन का काम दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 100 दिन के बाद 262 दिन वो क्या खाएगा? आप 100 दिन से बढ़ा करके आपके तमाम इन्वेस्टर, आपने इन्वेस्टर समिट किया, बहुत उद्योगपति धन उद्योग लगाने के लिए आ रहे थे। पता नहीं वो 24 के बाद आएंगे कि हम लोगों के मरने के बाद आएंगे, अब तो ये आप ही बता सकते हैं। जो 100 दिन की मजदूरी आप तय किए हो, इसको बढ़ा करके 365 दिन करो। मजदूरों का हित चाहते हो, श्रमिकों का हित चाहते हो, तो इसे बढ़ा करके 365 दिन करो। कल तक तो आप कहते थे कि कांग्रेस बड़ी खराब है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साल भर की उपलब्धि गिना रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण को मैंने खुद सुनता हूं और बाकायदे वीडियो बना के रखा हूं। आपने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कहा है, मुझे याद है, इतिहास गवाह है, निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी, आपने भाषण दिया, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। किसको? अडानी को, अंबानी को। आपने माइनिंग, कोयले की खदान बेच दिया। किसको? वेदांता को, अडानी को, अंबानी को।
बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, 44 विभाग आपने बेच दिया, भाषण दे रहे हो हम देश बिकने नहीं देंगे। मतलब जैसे हमारे संतोष पांडे जी की गाड़ी है, ये भाषण दे रहे हैं आप ही की तरह कि गाड़ी बिकने नहीं देंगे। टायर बेच दिया, इंजन बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, लेकिन गाड़ी नहीं बेचने देंगे। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी, आप भाषण दिए थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन आप कर क्या रहे हो? अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब जब आपके खिलाफ समाज में गुस्सा होता है, देश में लोग गुस्से में आते हैं, आपसे नाराज होते हैं, तब तब कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी नेपाल की सीमा पर सेना पहुंचा देते हो, लड़ाई का बिगुल बजा देते हो कि लोगों का ध्यान वहां चला जाए। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो पुलवामा घटना हुई है, DSP देवेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलवामा की घटना की गई है, जो वहां 40 जवान शहीद हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देशवासियों सोच लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते आते नेपाल से भी युद्ध करा सकते हैं, पाकिस्तान से भी युद्ध करा सकते हैं, चीन से भी युद्ध करा सकते हैं, अमेरिका से भी युद्ध करा सकते हैं, यहां तक भी ये कर सकते हैं 100-200 हमारे भाइयों को भी मरवा करके ये राष्ट्रवाद की दुहाई देने लगेंगे। इनसे सावधान रहना। और बहुत डर बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी के लोगों, अगर बहुत डर है आपको चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, आप कुछ मत करो भाई, हमारी बात मान लो। हम 10,000 राजभर नौजवान दे रहे हैं, उनको हथियार दे दो, लड़ा दो नेपाल से, चाहे लड़ा दो पाकिस्तान से, चाहे लड़ा दो चीन से, हथियार खाली दे दो, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। वो भीतर घुस करके मारेगा, हार जाएगा तो तेरी गुलामी करेगा वो। ये ओम प्रकाश राजभर चैलेंज देता है। आप अगर डरते हो तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। महाराजा सुहेलदेव जी की देन है कि देश को लूटने वाला, देश पे कब्जा करने वाला उस व्यक्ति का नाश किया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। उनका वंशज ओम प्रकाश राजभर ललकार रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आप डर रहे हो, मत जांच करो, मत लंबाई चौड़ाई नापो, 10 लाख राजभर को थमाओ हथियार, सब जानता है वो, सब माहिर ट्रेनिंग दी है। इस नाते धमकाओ, समाज को मत डरवाओ कि पाकिस्तान अटैक कर देगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अंधभक्तों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर बना रहे, आत्मनिर्भर बनो। देखा है आपने, जैसे कोई आदमी गाड़ी लेके जाता है, एक कुत्ता उठता है और दौड़ा लेता है गाड़ी को, अब कुछ दूर जाके फिर लौट आता है। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनाने की बात शुरू किया तो हमारे गृह मंत्री जी का बयान आ गया कि जो वहां सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए जो सामान बिकता है उसको क्या कहते हैं, स्टोर, कैंटीन, कैंटीन में स्वदेशी माल बिकेगा। बाहर देश के गृह मंत्री जी, और 4 दिन भी नहीं बीता फिर बैक हो गए कि नहीं नहीं हम अपना वापस लेते हैं, आदेश वापस लेते हैं। चीन को फैक्ट्री खोलने के लिए भारत में आप जमीन खरीद के दोगे, विदेशों के उद्योगपतियों को जमीन खरीद करके उद्योग खोलने के लिए आप दोगे, और भाषण दोगे मेड इन इंडिया। अरे मेड इन इंडिया तब होगा जब भारत में लोग बनावे, उसको आप बेवकूफ बनाओ, उसको समझाओ। जो न समझाओ, भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोगों सावधान हो जाओ। ये भारतीय झूठ पार्टी चीन को लाइसेंस दिया है, बहुत बढ़िया मौका था। उपभोक्ता बाजार पे चीन को उपभोक्ता बाजार में सामान बेचने का लाइसेंस दिया है केंद्र सरकार ने, बहुत बढ़िया मौका था। कोरोना महामारी, इसी बहाने आप उसका लाइसेंस निरस्त कर देते तो आज भारत में करोड़ों नौजवानों को रोजगार पैदा हो जाता। अगर रोजगार देने की बात आप करते तब
लेकिन बाहर देश के प्रधानमंत्री, आपने कोरोना महामारी में 12 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया खाली 65 दिन में। 12 करोड़ 20 लाख लोगों का आपने नौकरी छीन लिया, रोजगार छीन लिया। आप चीन का लाइसेंस नहीं छीन सकते, इस नाते कि चीन बैठा लेगा वहीं, आने नहीं देगा, तब कोई भारत से छुड़ाने आपको नहीं जाएगा। इस नाते वहां चिंकते हो और सेना ले जा रहे हो दिखाने, और देश से कह रहे हो कि चीन सीमा पे सेना ले आ रहा है। अगर आप डर रहे हो तो इस्तीफा दे दो, हट जाओ। ये मत सोचना कि खाली आपके बदौलत देश चल रहा है, आपसे अच्छे अच्छे लोग देश में विद्यमान हैं। इस नाते मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों से कहना चाहूंगा कि देखो भाई, अब तो बिगुल बज गया है। अब एक हीरो ने गाना गाया है कि प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या। अब लड़ाई का ऐलान आज से शुरू, वो कल 1 तारीख है। कल से लगातार 1 जून से लगातार 7 जून तक भागीदारी संकल्प मोर्चा की राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, मंडल, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, सेक्टर, ग्राम कमेटी के सभी पदाधिकारी अपने अपने घरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काली पट्टी बांधकर सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो खींचकर, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जा डालो, चाहे ट्विटर पे डालो, वीडियो बनाकर आप जिस पार्टी के नेता हो ऊपर लिखो भागीदारी संकल्प मोर्चा, नीचे अपनी फोटो लगा लो, अपनी पार्टी का नाम लिख लो, अपना पद लिख लो और आप डालो। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, ये अगर हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते तो घर के अंदर ही रह करके इनका मुकाबला करने की तैयारी अब 1 तारीख से शुरू करो। कुछ भी होगा, लड़ाई आर पार की होगी और 2022 में सरकार बना करके दिखाऊंगा। घबराओ नहीं, 2022 में भारतीय जनता पार्टी को, जो ये भारतीय झूठ पार्टी है, इसको 7 समुंदर पार हम भेज करके मानेंगे। इनको अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब मोदी जी नहीं थे तो क्या देश नहीं था? कहा देश नहीं चल रहा था? आपसे बढ़िया तो कांग्रेस चला के दिखा दिया। आप कहते हो कांग्रेस दोषी है, आप कहते हो कांग्रेस दोषी है, और बीजेपी की, भारतीय झूठ पार्टी के अंधभक्त सोशल मीडिया पे डालते हैं कि सारा गुना कांग्रेस का है। हम पूछते हैं अंधभक्तों, तेरा बाप रेलवे ट्रैक बनाया था, तेरा बाप बैंक बनाया था, तेरे बाप ने LIC बनाया। कांग्रेस ने सब कुछ, जो कांग्रेस ने किया है उसी को तेरी पार्टी भारतीय झूठ पार्टी बेच रही है। एक भी काम बता दो आज। अस्पताल, बहुत चिल्ला रहे हो ना, एक अस्पताल बता दो। भारतीय झूठ पार्टी के शासन में एक अस्पताल बना हो जहां कोरोना मरीज का इलाज हो रहा हो। हम कांग्रेस के वकील नहीं हैं, लेकिन यह कहना चाहता हूं, जो काम किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कांग्रेस ने किया है। आज कांग्रेस की अस्पताल में आप वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो, PPE किट नहीं दे पा रहे हो, और घोटाला घोटाला। देश गरीब मास्क के लिए तरस रहा है, डॉक्टर PPE किट के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, उपकरण के लिए तरस रहा है, और आप घोटाला कर रहे हो। अभी गुजरात में वेंटिलेटर का घोटाला, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो आपने उस जज को ही हटा दिया। हिमाचल में आपका प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देके भाग गया। वहां का स्वास्थ्य निदेशक जो घोटाले में गिरफ्तार हुआ। और तो और उत्तर प्रदेश में जहां हम हैं, यहां का हाल सुनो। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रकाश सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को बाकायदे चिट्ठी लिखा है
कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, इसकी जांच करा लीजिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये घोटाला करके ये रुपया कमाने में लगे और रुपया कमाकर ये अपना कार्यालय, वाईफाई कार्यालय बना रहे हैं। अरबों रुपए की लागत से दिल्ली में कार्यालय, हर जिले में जमीन खरीद के कार्यालय। ये रुपया कहां से आया है? ये गरीबों का पैसा लूट करके भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाया, कार्यालय खोला। इस नाते हम मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जब आपने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, तब मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी सही दिशा की तरफ चढ़ रहे हैं। एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन आपने किया क्या? अडानी अंबानी को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पे टैक्स क्यों नहीं लगाया? कहां गया वो नारा आपका? आपने नारा दिया, बाहर प्रधानमंत्री जी आपने नारा दिया, तो मुझे लगा कि अब एक देश 1 नेशन 1 एजुकेशन, अब देश में एक शिक्षा जो अमीर के बेटा को मिलती है वही शिक्षा गरीब के बेटा को मिलनी चाहिए। इस बात की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर सत्ता में रह करके मुख्यमंत्री से भी लड़ा, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था, लेकिन यह सरकार नहीं मानी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अमीर का बेटा गरीब का बेटा प्राइमरी में एक साथ पढ़ेगा, प्राइमरी के अध्यापक का भी बेटा प्राइमरी में एक साथ पढ़ेगा, लेकिन उसको भी आपने नहीं माना। मुझे तो उम्मीद जगी कि देश के प्रधानमंत्री जी एक देश एक शिक्षा लागू करेंगे, यो आपने नहीं किया। अभी आपका बयान आया आपके मंत्रियों का, एक देश होगा एक राशन कार्ड। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले गांव में राशन कार्ड सही कर लो, तब उसके बाद एक देश एक राशन कार्ड बनाने की बात करना। आज गांव में राशन कार्ड की स्थिति, गांव में सैकड़ों लोगों के पास राशन कार्ड नहीं। कुछ ऐसे साथी हैं जो बंबई दिल्ली कलकत्ता मद्रास रहते हैं, उनके नाम से राशन कार्ड है। कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास जो पात्र नहीं है, उनका भी राशन कार्ड बना हुआ है। तो उसमें पहले सुधार कर लीजिए, तब उसके बाद 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात को आप उठाइएगा। अब हम सूबे के मुख्यमंत्री जी, बड़ा इस समय टीवी पे आप बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं महाराज, लेकिन हमारा सुझाव जान लीजिए। आपने श्रमिक आयोग बनाया है, नई चीज नहीं है महाराज, उसको समझाइए जो न जानता हो। ये 1966 में श्रम आयोग का गठन हुआ है। 1966 में श्रम आयोग का गठन हुआ है। ये किसने बनाया? कांग्रेस ने। आप मत कह देना कि हम बना रहे हैं, आप उसी रास्ते पे चल रहे, आप श्रम आयोग बना रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1966 से आज तक जोड़ लीजिए, जब हमको अंदाजे कि 30, 34, 54 साल हो गया, अभी लड़ाई वही हो रही है श्रमिकों को रोजगार देने की। ये कानून बना कि जो मालिक हैं और श्रमिक हैं, दोनों में तालमेल बेहतर होगा, और जो श्रमिक लोग हैं इनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। उस पे तो आपका फोकस नहीं है। आप बना करके दिखा रहे हो कि हम श्रमिक कानून बना रहे हैं, श्रमिक आयोग बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं सत्ता में था और आपसे लड़ाई लड़ा, तो आप ही के द्वारा अति पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति बनी, समिति की रिपोर्ट भी आ गई। रद्दी की टोकरी में रखे हो आप ही ने, मैं नहीं रखा हूं। पहले उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो अति पिछड़ा अति दलित के सवाल पे जो अत्यंत पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अपनी अलमारी में कैद किए हो, उसको लागू करो, ताकि नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का,
पटेल का, यादव का, सबको समान अवसर मिले, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जो 27% आरक्षण है उसमें किसी को भेदभाव ना हो। वो तो आपने किया नहीं। अब शुरू कर दिए है दूसरा जुमला। तमाम श्रमिक पैदल बेचारे, हमारी मां बहनें, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग अपने घरों पे पैदल आ रहे थे। आपके पास पानी नहीं था, भोजन नहीं था, लेकिन जिस दिन हमारे 5 जवान शहीद हो रहे हैं उस दिन आप फूलों से वर्षा कर रहे हो, सेना पे वर्षा कर रहे हो कि शहीद मर रहे हैं। और यही जब श्रमिक कांवड़ यात्रा पे निकलता है तो टेंट लगाते हो, पानी पिलाते हो, खाना देते हो, और तो और बहुत से हमने कैंपों में देखा कि गांजा भी देते हैं। ये गांजा कहां से आता? लाइसेंस नहीं है। आपके 70 लाख साधु पूरे देश में हैं। ये 70 लाख साधुओं को गांजा कहां से सप्लाई आती है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार से मैं कहता हूं कि 70 लाख साधु गांजा कहां से पाते हैं जो पीते हैं, इसकी भी जांच करो। खाली आप जांच करो, कोई रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है बेचारा, कहीं से एक पुड़िया उस साधु से लहा लिया, अगर पकड़ लिया तो उसकी चालान हो जा रही है। इस 70 लाख साधुओं की चालान क्यों नहीं? ये गांजा कहां से आ रहा है भाई? इस पे भी आपको चर्चा करने की जरूरत है। ये गुमराह मत करिए। मैं आज कह रहा हूं 2 साल आप रहोगे, हो सकता है बीच में कहीं हटा न दे सक, ये भी हो सकता है। जो समय आ रहा है, आपके राज्य में बड़ी छीछालेदर हो रही है। तमाम आंदोलन, अगर काश लॉकडाउन नहीं होता तो शायद अब तक करोड़ों लोग सड़क पर होते आपके खिलाफ। लेकिन बढ़िया है कि लॉकडाउन बढ़ाते चलो ताकि आपके खिलाफ लोग सड़क पर न आ सकें। जो आ रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लिख दे रहे हो, अच्छी बात। तो 1966 का श्रम आयोग का गठन हुआ है। मालिकों और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंधों को कायम करने के लिए यह कानून बना था, और श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, और श्रमिकों के साथ अन्याय ना हो इसके लिए उसमें तमाम कानून बनाए गए कि इनके संगठन होंगे, श्रमिकों के संगठन होंगे, संगठन के माध्यम से मालिकों से बात होगी और मालिकों से बात करके इनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे निपटाया जाएगा। और आप क्या किए? 3 साल के लिए नया कानून ला दिए। जब हम लोगों ने डंडा लेके खड़ा हुए तब आप भाग गए, फिर पीछे आ गए। इस नाते मुख्यमंत्री जी उसको बहकाओ। 2 साल बीत जाएगा, मैं था आपके साथ मिनिस्टर, आपने बड़ी करोड़ों रुपया खर्चा किया इन्वेस्टर समिट में, तमाम एमयू में दस्तखत हुए। आप बता दो, हम जिला गिना रहे हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर, सिद्धार्थ नगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। इतने दूरी में आप बता दो। एक फैक्ट्री लगी 2 साल हो गया, नहीं 2 साल हो गया, एक फैक्ट्री लगी। आप इसी तरह श्रमिक आयोग बना दो, 2 साल में आप किसी को काम नहीं दे सकते हो। हाँ, काम दोगे। जैसे आपने जब अपना 2 साल का कार्यकाल पेश किया था सदन में, तो आपने दिया था काम। नाई को दिया था कैंची छुड़ा, उसको प्रोत्साहन में दिया था कि नाई तुम कैंची ले लो, तुम छुड़ा ले लो, खाली बार बनाओ, तुम शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए मत सोचना। वही काम आपने विश्वकर्मा के लिए किया। विश्वकर्मा को पुराना वही हथियार आरी बसुला रुखान थमा दिया, हथौड़ी थमा दिया कि तुम शिक्षा की बात मत करना, रोजगार की बात, नए रोजगार की बात मत करना, नौकरी की बात, अपने बच्चों के विषय में मत सोचना। यही तो आपने बता दिया। आपने गडरिया को कह दिया कि तुम खाली भेड़ चराना, तुम्हारी भेड़ भले चोरी हो जाए लेकिन मुकदमा मत लिखाना। 55-6 हजार की भेड़, 100 भेड़ चोरी हो गई, 5 लाख 6 लाख का हो गया, 1 लाख थाने पे दे दिया, पता लगा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। गडरिया बेचारा भेड़ खाली चराएगा, उसको शिक्षा नहीं चाहिए, उसको रोजगार नहीं चाहिए, खाली भेड़ चराएगा। उसी तरह कहार है, वो खाली पानी भरेगा, गोड़ है खाली दाने भूजेगा। अरे भर को तो कोई काम नहीं है, क्या करेगा? हम ऐसी कौम में पैदा है कि दुनिया की जाति को तो काम मिला है, भर को तो कोनो काम नहीं मिला है। हम कौन सा बात आपसे करें?
एक काम आपने नहीं किया, यादव को आपने उसका पैसा जो था भैंस आपने उसको नहीं दिया कि लो भाई तुम भी एक एक भैंस ले लो और दूध में पानी डाल के या पानी में दूध मिला के बेचो। ये काम तो आपने नहीं किया। तो ये काम तो आपने किया। अभी मैंने आपका बयान देखा, आप कह रहे हो कि मैं 27 लाख श्रमिक मजदूर जो आए हैं उनको काम दूंगा। काम क्या गिना रहे हो? जो दुकान बंद है दर्जी की, वो दर्जी की दुकान खुलेगी, आपकी सूची में नाम दर्ज होगा। जो चाय की दुकान बंद है वो खुलेगी, वो आप रोजगार दोगे। जो मीठे की दुकान बंद है वो खुलेगी, वो आप अपने रोजगार में जोड़ लोगे। आप जो नाई की दुकान बंद है वो खुलेगी, उसको आप अपने में जोड़ लोगे। जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग जो बंद है, जब वो खुलेगा उसमें ड्राइवर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, उसमें इंजीनियर जो भी लोग काम करते हैं उसको आप जोड़ लोगे। जितने भी काम बंद हैं उसको चालू करके आप ये दिखा दोगे कि हमने 27 लाख श्रमिकों को काम दे दिया। यही तो आप मुझे लक्षण दिख रहा जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हो। इस नाते 1966 के बने हुए श्रम कानून पर समाज को गुमराह मत करो। और पिछड़े समाज के लोगों और खास तौर से बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के अंधभक्तों, पिछड़ी जाति के लोगों, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। 1993 में, आज 2020 है, जोड़ लो। और तेरी पार्टी ने क्या किया? 1918 में जब केंद्र में सरकार बनी है, तो जब चुनाव नजदीक आया है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थान पर आगे एक शब्द और जोड़ दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का काम क्या है? प्रतापगढ़ में पटेल पीटा गया, 3 जगह घर जलाए गए, मुकदमा लिखाने की हैसियत पिछड़े समाज के नेता तेरी नहीं है। क्या तमाशा किए हो? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का काम क्या है? आज 27% कोटा तेरा नहीं पूरा हुआ। क्यों? इस बात का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए हो। आज 75 जिले हैं, 75 जिले में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी कहां गई? अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी कहां गई? जिले में 26 थाने, 25 थाने, 15 थाने, 18 थाने, 13 थाने हैं। पिछड़े समाज की हिस्सेदारी, SC ST की हिस्सेदारी कहां गई? खाली झंडा लेके घूमोगे? उम्मीद लगाओ कि बीजेपी जो बैल है वो दूध देगा, लोटा लेके घूमते रहो। वो दूध देने वाला बैल नहीं है। कम से कम हाथ से पट्टी खोलो। गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, भैंसा नहीं दूध देता है जी, बैल नहीं दूध देगा। ऐ अंधभक्तों, हमारी बात तो बुरी लगेगी, लेकिन देखो तेरी पार्टी इस कोरोना जैसी महामारी में घोटाला आपने गिनाया था। अब आप कहते हो कि खाली ये ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलता है। देखो तेरे घोटाले का खुलासा मैं करता हूं, ताकि ये मत कहना कि ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहा था। देखो ये चैनल पे चल रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल में स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया है। कोरोना के लिए PPE किट घोटाले में स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता के केस से बीजेपी अध्यक्ष के इस इस्तीफे को जोड़कर देखा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इसे समझने की और कोशिश करेंगे। सुन लिया आप लोगों ने ना, ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं बोलता है। तेरे ही चेले, ये आज तक पे चल रहा है, तेरे ही चेले कभी ABP न्यूज पर, कभी न्यूज 18 पर, तो कभी आज तक, तो कभी आर भारत पर, ये हम इकट्ठा करते रहते हैं। जो तेरे चेला लोग बोलते हैं उसी को हम इकट्ठा करते हैं। इस नाते बहकाओ नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए हो तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का काम क्या है, उस काम को उजागर करो। नहीं तो देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए हो। मैं एक मामला आपके सामने रखता हूं।
जब अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12,400 शिक्षक भर्ती निकली, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, ज्वाइनिंग लेटर देना था, तब तक चुनाव आ गया, बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीजेपी की सरकार ने उसको रोक दिया, तो तमाम बच्चे कोर्ट गए, तो कोर्ट के आदेश पर आदेश हुआ कि नहीं, इनकी नियुक्ति कर दी जाए, तो 50% तो आपने नियुक्ति कर दिया, और 50% से ज्यादा बच्चे, सरकार ने क्या किया, चूंकि वो सिर्फ बच्चों की गलती नहीं, वो भर्ती चूंकि समाजवादी पार्टी सरकार की थी, इस नाते आपने उसको कोर्ट में ले जाकर लटका दिया। आपका महाधिवक्ता जो सरकार का केस देखता है, आज 8 महीना हो गया, 9 महीना, अभी तक उस केस में हाजिरी तक नहीं दे पाए। उन शिक्षकों का क्या दोष है? भर्ती निकली, उन्होंने अप्लाई किया, आपने उनके डॉक्यूमेंट्स सारे बीएसए ऑफिस में जमा कर लिया, उनको ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ देना है, और कोर्ट में मामला लटका करके उनको फंसाए। शर्म आनी चाहिए। जिस तरह आपने 69,000 और 68,500 की भर्तियों में जिस तरह आपने बढ़ चढ़ के दिखाया है, लेकिन घोटाला चपके हुआ है, घोटाला हुआ है, जांच शुरू हो गई है। लेकिन ये जो बच्चे, इनका क्या दोष है? जब नियुक्ति निकली कि 12,460 भर्ती होगी, तो प्रदेश में जितने पद खाली थे, चाहे किसी जिले में खाली थे, भरा उन्होंने। उसके बाद हम मान लेते हैं कि बच्चों ने कई जिलों में अप्लाई किया, लेकिन उन बच्चों का क्या दोष? जब आपने एक ही दिन, एक ही तारीख पर आपने टेस्ट लिया, परीक्षा लिया, तो एक ही जगह वो दिया, तो जब वो दिया, पास हो गया, तो वो जब पास हो गया, तो आपने सारी प्रक्रिया पूरी करा करके आप उसकी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट जमा कर लिए। आप कोर्ट में अपने महाधिवक्ता को, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने महाधिवक्ता को पेश करा करके आदेश करवा दीजिए, नहीं तो ये ओम प्रकाश राजभर जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में नाको चना चबवा दूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो जाएगी। अब ये लोग साल भर हो गया इंतजार करते, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इनके समय बर्बाद हो रहे हैं। अब पूरे देश में आपके खिलाफ माहौल गर्म, इस नाते ये दिमाग से आप निकालो, और ये जो भर्ती प्रक्रिया पर आप दोष दे करके खाली रोके हो, इसको जाकर के अपने जो पैरोकार आपने बनाया महाधिवक्ता, उनको भेज करके केस का निपटारा जल्दी से जल्दी कराओ। और हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1978 में SC/ST आयोग का गठन हुआ। आज तक SC/ST जो SC/ST को 22.5% रिजर्वेशन मिलता है, आज तक इसका कोटा पूरा नहीं हुआ। और पिछड़े समाज के लोग, हमारे बहुत से नेता, पता नहीं इनको झुनझुना थमा दिए हैं, वो बजाते हैं जैसे बैंड पार्टी में कोई झुनझुना लिए रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसको घुघुना कहते हैं, झुनझुना कहते हैं। उसी तरह ये भाजपा के पिछड़े समाज के नेता झुनझुना लेके बैंड पार्टी में झुनझुलाते हैं। बंद करो ये झुनझुना बजाना, अधिकार के लिए लड़ो, सम्मान के लिए लड़ो, देश को आगे ले जाने के लिए लड़ो। खाली अपना स्वार्थ चाहते हो। गांधी जी के पास 3 बंदर थे, एक बंदर मुंह बंद किया था, वो कहता था कि हम नहीं बोलेंगे चाहे जितना भी समाज के ऊपर अत्याचार हो। एक आदमी कान बंद किया था, हम नहीं सुनेंगे चाहे जितना अत्याचार करो। एक आदमी, एक बंदर कान बंद किया था कि हम देखबे नहीं करेंगे चाहे जितना अत्याचार करो। तो उस तरह का अंधभक्त पिछड़े दलित समाज के लोगों मत बनो। देश में संविधान है, सबको अधिकार है, अपने अधिकार के लिए लड़ो। और सूबे के मुख्यमंत्री, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक लॉकडाउन चला रहे हो आप चलाओ साल भर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों की फीस आप माफ करो। जिस तरह उद्योगपतियों को 68,407 करोड़ रुपया
कर्जा माफ किया है, आपने विधायक निधि लिया है, सांसद निधि लिया है, तनख्वाह सा पैसा काटा है, महंगाई भत्ता काटा है, उसी पैसे से आप विद्यालयों को पैसा दो, अभिभावकों से पैसा मत लो, उनकी फीस माफ करो। और जो घरेलू बिजली है, हम बिजनेस वालों को नहीं, जो घरेलू बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका बिजली का बिल माफ कर दो, माफ कर दो, आपका हित होगा। नहीं तो मुख्यमंत्री जी ये समझ लो कि जो आप लोगों का नारा था सबका साथ सबका विकास, अब नारा बदल दिया सबका साथ अमीरों का विनाश, पूंजीपतियों का विकास। सोच समझ करके का कदम उठाओ। लखनऊ में बैठे हो आप, आपको घेरे हुए जो लोग हैं ये समझ लेना कि ये लोग कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। ये आप उनके इर्द गिर्द जो घूम रहे हो वो लोग, उनसे आपसे मतलब नहीं है। कल हमारी सरकार हो जाएगी तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, देख लेना। जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की 22 में सरकार बनी, यही तेरे पीछे पीछे घूमने वाले लोग ओम प्रकाश राजभर के पीछे पीछे घूमेंगे। आप फोन भी करोगे तो तुझे सलाम भी करने तेरे घर नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो आज जिनके पीछे आप दीवाना हो। आप अपने मंत्री पर भरोसा नहीं, आप अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, भरोसा आपने कर लिया है। इसी नाते आज जो छीछालेदर हो रही है, आज यही वजह है आपके छीछालेदर होने की। इस नाते हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन है, नहीं तो आपको बता देता हूं, शायद लॉकडाउन नहीं होता तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में तेरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके तुझे भाग जाना पड़ता। इतना गुस्सा लोगों में है। जिले पर वो स्थिति होती, लाखों लाख लोग जिले पर खड़ा होकर के खाली आपसे इस्तीफा मांगते। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ा बढ़िया मौका है कि कोई बोल रहा है, बलिया में बच्चे खड़ा हुए अपनी बात कहने के लिए, तो आपने मुकदमा लिखवा दिया। लिखवाओ मुकदमा, कितना मुकदमा लिखवाओगे? जब आपके ऊपर विपद पड़ती है मुकदमा लिखा जाता है। उस दिन को मुख्यमंत्री जी याद करो, दिल्ली की पार्लियामेंट में आप रो रहे थे, मैंने वीडियो मेरे पास है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मुख्यमंत्री हो, मेरी बात कड़वी लगती होगी अंधभक्तों को, लेकिन जब तुझे तेरे ऊपर पुलिसिया तांडव हुआ था तो दिल्ली की पार्लियामेंट में आप रो रहे थे। आज तेरे पार्टी के नेता और चाहे दूसरी पार्टी के नेताओं के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है, आपको नहीं दिखाई देता है उनके ऊपर क्या बीतती होगी? जब आपके ऊपर बीती तब तो आप सदन में। मुझसे मत कहवाओ। इस नाते जुल्म जाति अत्याचार जो बड़े पैमाने पर तेरे राज्य में हो रहा है, इसको बंद करो। कोई कह देता है कि सब ठीक है, तो सब ठीक नहीं है, सब खराब है। जैसे कैंसर है, भीतर भीतर सड़ रहा है, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी को कैंसर हो गया कि सड़ रही है। 2022 की तैयारी में भागीदारी संकल्प मोर्चा के जाबाज सिपाहियों अपने अपने घरों में 1 तारीख से 7 तारीख तक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से काली पट्टी बांधो, बांध करके फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, उसको डालो फेसबुक पर, ट्विटर पे डालो। आप बोल सकते हो तो बोलो, जो आपके ऊपर बीत रही है, जो आपकी समस्या है। जो सरकार ने वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, गृह मंत्री जी ने भी कहा था, आज तक नहीं आया। पूछो इनसे कब दोगे, पूछो इनसे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा कर किया था, हम लोगों ने वोट दिया था। आज लगभग खाली 65 दिन में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी छीन लिया। रोजगार कब दोगे, कब पैदा करोगे, ये सवाल करो इनसे। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, जब इनकी सरकार 2014 में नहीं बनी थी तो उस समय गैस सिलेंडर 340 रुपए का था और आज 900 रुपए पहुंच गया। पूछो
अब महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। रुपया, भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, पाकिस्तान का नहीं गिरता है, बांग्ला का नहीं गिरता है, भारत का रुपया क्यों गिरता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, उस कुर्सी पर तब आप बैठो हो, आप बताओ कि भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? पाकिस्तान का आगे है, चीन का आगे है, नेपाल का आगे है, आज रुपया क्यों गिर रहा है? जीडीपी माइनस में चली गई। कहां खड़े हो आप? देश को कंगाल बना दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। रुपया लूट करके केंद्रीय कार्यालय अरबों रुपया से बना दिया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जमीन खरीद के वाईफाई युक्त कार्यालय बना दिया और यहां गरीब खाने बगैर मर रहा है, रोटी बगैर मर रहा है। और आप जश्न मना रहे, 1 साल का जश्न मना रहे। मनाओ जश्न, हम लोग भी जश्न मनाने के लिए कूद पड़े हैं। 1 तारीख से इनके खिलाफ जंग का ऐलान लगातार शुरू होगा और इस जंग में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछड़े समाज के लोगों, सोच लो, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना, 1918 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया और मेडिकल में आरक्षण नहीं है। 27% आरक्षण अगर पिछड़ा को है, 22.5% आरक्षण SC/ST को है, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को है, तो सबको इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन महोदय, अगर मेरी बात आपको सुनाई दे रही हो, पिछड़ी जाति के लोगों हमारी बात सुनाई दे रही हो, तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग का काम क्या है उसको पढ़ लेना, उनसे कह देना कि जो काम है उस काम को करो, और नहीं तो 2022 में ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बना दिया हूं, सरकार बनाऊंगा। और आज हमारे मोर्चे में श्रीमती कृष्णा पटेल, अपना दल, वो भी शामिल हो गई हैं। हम सभी साथी जो हमारे भागीदारी मोर्चा में पहले से शामिल साथी हैं, सभी साथी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इतना जरूर कहूंगा साथियों कि देखो, देश वही तरक्की करेगा जहां शिक्षा होगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा की साफ साफ सोच है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी हम लोग चाहते हैं। आज नौजवान रोजगार के लिए परेशान। हम लोगों की जो चाहत है वो अन्य पार्टियों से हटके है। जिस दिन सरकार बनेगी 22 में, सबसे पहले घरेलू बिजली का बिल माफ करूंगा, पहला काम होगा। दूसरा काम, प्राथमिक विद्यालय उस स्टेज पे पहुंचा दूंगा कि नर्सरी से बच्चों को छोड़ा करके हमारे तमाम अभिभावक प्राइमरी स्कूल में पहुंचा देंगे, उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा। जो पढ़ाई कॉन्वेंट में हो रही है वो उसी तरह की शिक्षा हम प्राइमरी में लागू करा करके बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। और नौजवानों, अब मुख्यमंत्री जी का बयान आया, हमसे पूछ करके लोग रोजगार, हम बाहर मजदूर जाएंगे। जिसको काम करना है वो तो आपसे पूछने जाएगा, कोई ट्रेन पकड़ेगा जाएगा, बंबई जाएगा, पंजाब जाएगा, उड़ीसा जाएगा, गुजरात, कि आपसे परमिशन लेने आएगा। इस नाते आप भ्रम न फैलाओ मुख्यमंत्री जी, आप जो करना है ठीक कर रहे हो। आप लोग 1 साल का जश्न मनाओ। और मुझे तो एक वीडियो देखा मैंने, अभी अपने साथियों को दिखाया कि सेना की लाश पड़ी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ठहाका मार रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनके 2 मिनिस्टर शहीद जवान की लाश के साथ सामने बैठ करके हंस रहे हैं। कितने शर्म की बात है। हमारी बात तो अंधभक्तों को कड़वी लगती है। अब वीडियो दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, मेरे पास सब वीडियो रिकॉर्ड है। इस नाते आज बहुत कुछ न कहते हुए इतना कहूंगा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। ये देश के पैसा
गरीबों का लूट करके अमीरों को खाते में पहुंचाने का काम कर रही है। ये जश्न जो मना रही है, ये गरीबों के मरने का जश्न मना रही है, गरीबों को बेरोजगार करने का जश्न मना रही है, गरीबों को कंगाल बनाने का जश्न मना रही है। इस नाते जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों 1 जून से 7 जून तक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा सरकार को बताने की जरूरत है और अपनी लड़ाई हम क्या चाहते हैं। बहुत सी चीजें आप लोग मीटिंगों के माध्यम से सुने हैं, उन सब बातों का वीडियो बना बना करके आप लोग भेजिए। और इतना जरूर करिए कि जिस तरह हम फेसबुक पर लाइव पाते हैं उसी तरह हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश के हों, जिले के हों, मंडल के हों, कोई नेता, आप भी प्रयास करो कि आप भी 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा जो भी बोल सकते हो आप भी लाइव पा करके अपना संदेश दो, ताकि लोग ये समझें कि नहीं, हाँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस तेवर में शुरू हुआ था उसी तेवर में अब निकल पड़ा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी बात के साथ हम उन साथियों से कहूंगा आज जो हमारे साथ लाइव पे हैं, हम आपसे कहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, इसका वीडियो बना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और आप भी इस काम को करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचे। इसी बात के साथ नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत।